हेलो साथियों, गुड स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्योंकि इस वीडियो का टारगेट है 2023 की जो बोर्ड की परीक्षा है वो, तो कोशिश करेंगे कि आपका जो राजीव पब्लिकेशन का मैथ है उसको भी कवर किया जाए, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उसकी तैयारी आप करते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे अन्य जो तरह तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनकी आप तैयारी करते हैं, तो उसमें जो हेल्पफुल किताब है वह है अरिहंत पब्लिकेशन। और अरिहंत पब्लिकेशन की जो किताब है उसको भी हम हल करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हेलो साथियों, गुड स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें, ताकि इस सीरीज की जो भी वीडियो चल रही है और जो भी वीडियो अपलोड की जा रही है उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। और आपके जो दोस्त हैं चाहे जो सहपाठी हैं उनकी भी आप मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, कि जो 2023 की परीक्षा है उनकी तैयारी वो अच्छे से कर सकें। तो हम लोग राजीव पब्लिकेशन की जो ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट की आती है बुक उसको भी कवर करेंगे, और जो अरिहंत पब्लिकेशन है उसकी भी बुक को कवर करेंगे, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा दिया गया है। और यदि आप चाहते हैं कि 10th क्लास की परीक्षा में हम राज करें तो चिंता मत करिए, और राजीव पब्लिकेशन की बुक तो हम हल कराएंगे, इस साथ में अरिहंत पब्लिकेशन को भी कवर किया जाएगा, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के सवाल हो। कई तरह के सवाल यदि आपको मिलेंगे तो आपका जो माइंड सेट है वो और अधिक काम करेगा। किसी भी सवाल को देखते हुए आप तुरंत उत्तर लगाने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो मैं चाहूँगा कि यदि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। और लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को देखते हैं हम लोग कि हम लोग त्रिकोणमिति में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखिए, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। जो त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि बच्चों को बस एक ही बार में गए हम किताब उठाए और किताब उठा करके और प्रश्नावली बताने लगते हैं हम लोग। चाहे स्कूलों में जाइए, चाहे कोचिंग संस्थानों में जाइए, चाहे हम बहुत जगह देखे हुए हैं कि बच्चों को उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बताया जाता है, और डायरेक्ट उसको किताब उठा करके और किताब के जो सवाल हैं उनको हल करवाया जाता है। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, हम किताब का जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और समझने के बाद हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। और पहले राजीव पब्लिकेशन की जो प्रश्नावली है उनको हल करेंगे, उसके बाद हम अरिहंत पब्लिकेशन की जो प्रश्नावली है उसको हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति क्या होती है। देखिए, स्कूलों में चाहे कोचिंग संस्थानों में बताई जाती है कि त्रिकोणमिति जो होती है, त्रिकोण यानी कि 3 कोण, और मिति मतलब मापन। त्रिकोणमिति क्या होती है, 3 कोणों का मापन ही क्या होती है, त्रिकोणमिति होती है। लेकिन आप जब राजीव पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे गवर्नमेंट की जो आती है उसमें देखेंगे तो उसमें क्या लिखा गया है, त्रिकोणमिति जो शब्द है वह ग्रीक जो शब्द है उससे बना हुआ है। त्रिकोणमिति जो शब्द है वह किससे बना हुआ है, ग्रीक शब्द से बना हुआ है। और ग्रीक शब्द कौन कौन से है जिनसे त्रिकोणमिति बना हुआ है। देखिए, त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, गौन मतलब भुजा, गौन मतलब भुजा, और मेट्रॉन मतलब क्या होता है, माप, यानी कि 3 भुजाओं का माप। 3 भुजाओं का माप। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, त्रिकोणमिति में। यानी कि एक लाइन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या किया जाता है, त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच उनके संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जा सकता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपने साथ में पेन और कॉपी रखे हुए हैं तो आप नोट्स बनाते चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिखते चलिए, और लिखेंगे तो आने वाले समय में आप इसको आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, और सवालों का एक अच्छा सा नोट्स आपके पास रहेगा, उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में हमने क्या कहा, त्रिकोणमिति 3 जो ग्रीक शब्द हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। और ये 3 ग्रीक शब्द कौन कौन से, ट्राई, गौन और मेट्रॉन। यानी कि ट्राई मतलब 3, गौन मतलब भुजा, और मेट्रॉन मतलब क्या होता है, माप। यानी कि 3 भुजाओं की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। लेकिन 3 भुजाओं के साथ साथ भी यहाँ पे दिया गया है कि त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन जिसमें किया जाता है। यानी कि
जिसमें किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। ये साधारण लैंग्वेज में जो हुआ त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग का डेफिनेशन हुआ। लेकिन देखिए हम लोग त्रिकोणमिति जब स्टार्ट करते हैं तो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। हम लोग क्या पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। हम सबसे पहले त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उसमें 3 भुजाएं होती हैं। और देखिए 3 भुजाएं होती हैं तो यहाँ पे साफ साफ शब्द में कहा गया है कि त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच जो संबंध होता है, यानी कि हम इन तीनों जो भुजाएं हैं इनके मध्य हम संबंधों की बात करेंगे, अनुपातों की बात करेंगे। और जब अनुपातों की बात करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं, चाहे इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, यानी कि 2 भुजाओं के मध्य, किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य जो भी अनुपात होता है उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। यहाँ पे साफ शब्द में लिखा गया है कि 2 भुजाओं के मध्य जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। 2 भुजाओं के मध्य अनुपात का मतलब क्या है कि ये 2 भुजा ले लीजिए, चाहे ये 2 भुजा ले लीजिए, चाहे ये 2 भुजा ले लीजिए, और इन दोनों के मध्य जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। देखिए त्रिकोण जो होती हैं वो 6 होती हैं। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। लेकिन देखिए साइन को, ये जो साइन लिखा गया है ये तो शॉर्ट फॉर्म है साइन। पहले साइन को साइन लिखा जाता था, SINE होता था। लेकिन इस साइन का मतलब पहले जमाने में क्या हुआ करता था, प्राचीन काल में अर्धजा होता था। और यह अर्धजा जो आर्यभट्ट की पुस्तक है आर्यभट्टयम, उसमें दिया गया है कि साइन का मतलब क्या होता है, अर्धजा होता है। यानी कि यह आर्यभट्टयम पुस्तक में दिया गया है। और किसकी पुस्तक है, आर्यभट्ट की एक पुस्तक है आर्यभट्टयम। उसी आर्यभट्टयम पुस्तक में दिया गया है कि ये जो साइन है ये शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन इस साइन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। बताया गया है कि पहली जो त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है वह क्या है, साइन है, SINE है। लेकिन इसका मतलब क्या बताया गया, उसमें अर्धजा बताया गया है। और समय परिवर्तन के साथ इसको और शॉर्ट किया गया, और शॉर्ट करके और इसी साइन को एडमंड जो गुंटर थे उन्होंने क्या कहा, इसमें से ही हटा करके और कहा शॉर्ट फॉर्म में साइन। यानी कि साइन को, इस साइन जो है ये शॉर्ट फॉर्म कहाँ से आया है, शॉर्ट फॉर्म आया हुआ है एडमंड गुंटर ने क्या किया था, इसको ई को हटा करके और शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखा है। अर्धजा कहाँ रखा गया है, अर्धजा रखा गया है जो आर्यभट्ट की पुस्तक है आर्यभट्टयम, उसमें उल्लेख किया गया है साइन का मतलब क्या होता है, अर्धजा। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए कॉस का मतलब, उसी पुस्तक में कॉस को कोसाइन कहा गया है। किसमें, आर्यभट्टयम में कहा गया है कि कॉस नहीं ये कोसाइन होता है। लेकिन समय परिवर्तन हुआ, विकास हुआ, टेक्नोलॉजी आई और धीरे धीरे खोज हुए। और खोजों के बाद ये पता चला कि जोनासन मूरे ने क्या बताया, कोसाइन नहीं ये क्या होता है, कॉस होता है। यानी कि कोसाइन के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, कॉस रख सकते हैं। तो कोसाइन को कॉस किसने कहा, जोनास मूरे ने क्या कहा कि कोसाइन नहीं होता, ये क्या होता है, कॉस होता है। पहले टैन हुआ करता था, लेकिन टैन के बारे में चर्चा आप लोगों की बुक में नहीं है, तो टैन के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आप बस इतना ही जानते रहिए कि टैन को पहले टेजेंट कहा जाता था। टैन को क्या कहा जाता था, टेजेंट कहा जाता था। अब देखिए कहीं कहीं इनका हिंदी नाम भी मिलता है। तो साइन को क्या कहते हैं हम, जा, कॉस को कोजा, टैन को ब्यूजा, कॉट को स्पंजा, सेक को कोब्यूजा, इसको बोलते हैं को स्पंजा। यानी कि जा, कोजा, ब्यूजा, स्पंजा, कोब्यूजा, को स्पंजा। यानी कि ये 6 जो नाम है ये इन्हीं त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं के 6 नाम है। तो इनको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। और हम अभी पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस किस प्रकार से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। और बेसिकली इस वीडियो को यदि आप तेज हम बोल रहे होंगे तो इसका स्पीड स्लो करिएगा, और स्लो करके और आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है। देखिए हम सबसे पहले
तीन आकृतियों को बना लेते हैं। तीन आकृति जो होती हैं उनको हम बना लेते हैं त्रिकोणमिति में, और तीन आकृतियों के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक आकृति हो गई, ये आकृति हो गई, ये आकृति हो गई, ये आकृति हो गई। ये ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, एल एम एन। तो देखिए ये जो चार आकृतियां हैं, इन चारों आकृतियों के बारे में हम समझ लेते हैं कि चारों आकृतियां किस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाएंगी। देखिए चारों आकृतियां दी गई हैं, इसमें ये जो है वह समकोण है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री को दर्शाता है। इसमें ये जो है वो 90 डिग्री को दर्शाता है। इसमें ये जो है वो भी क्या करता है, 90 डिग्री को दर्शाता है। इसमें ये भी है, 90 डिग्री को दर्शाता है। अब हम कहेंगे कि इसमें कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा कर्ण होगी, कौन सी भुजा आधार होगी। यानी कि तीनों जो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है वो किस रूप में होती है, लंब के रूप में होती है, आधार के रूप में होती है और कर्ण के रूप में होती है। इन्हीं तीनों रूपों में होती है। तो कौन भुजा इसमें लंब होगी, कौन आधार होगी और कौन कर्ण होगी, इन तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो 90 डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री जो कोण दिया गया है, इसके सामने की प्रत्येक जो भुजाएं होंगी वह क्या कहलाएंगी, कर्ण कहलाएंगी। 90 डिग्री के सामने की जो भी भुजाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, कर्ण कहलाएंगी। अर्थात इसमें कर्ण कौन हुआ, इस BC जो हुआ क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसमें कर्ण क्या हुआ, NM जो हुआ वो कर्ण हो गया। इसमें कर्ण क्या हुआ, इसमें PQ जो हुआ वो कर्ण हो गया। इसमें कर्ण क्या हुआ, जो इसके सामने की भुजा है ये क्या हो गई, X और Z, ये कर्ण हो गया। यानी कि चारों चित्रों में चारों भुजाएं क्या हो गई, कर्ण हो गई। अब डिफरेंस पैदा होता है लंब और आधार को लेकर के कि लंब कौन हो सकता है और आधार कौन हो सकता है। देखिए आकृति नंबर एक में यदि हम थीटा इस कोण को मान लेते हैं, थीटा बिंदु C पर जो बना कोण है उसको थीटा मान लेते हैं, तो थीटा यदि माने तो इसमें लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। ध्यान समझिए, देखिए यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वह कर्ण होगी, ये तो पता है। लेकिन थीटा के जो सामने की भुजा होगी वह कहलाएगी लंब। थीटा के सामने की जो भुजा क्या कहलाएगी, थीटा के जो सामने की भुजा कहलाएगी वो लंब कहलाएगी। तो बची एक भुजा जो होगी वो क्या होगी, आधार होगी। अब इसी चित्र पे समझिए, मान लेते हैं कि थीटा हम इसको माने हैं। यदि थीटा इसको हम मान लिए तो इसमें क्या चेंजेज आएंगे, देखिए चेंजेज आसानी से आएंगे। और वो क्या चेंज होंगे, देखिए इसमें थीटा इसको माने हैं तो थीटा के सामने की जो भुजा थी वो लंब थी। लेकिन अब यहाँ पे थीटा किसको मान लिया है, इसको मान लिया है। अब थीटा इसको मान लिया है तो थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और थीटा जब इसको मिटा देंगे और थीटा यदि हम इसको मान लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जब लंब कहलाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अर्थात इस बात को आप गौर फरमाइए कि जिस बिंदु पर बने कोण को यदि हम लेंगे, जिस बिंदु पर बने कोण को लेंगे, उस कोण के सामने की जो भी भुजा होगी वह क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और बची जो शेष भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो प्रत्येक आकृतियों को हम देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से इसमें लंब, आधार और कर्ण हो सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। यदि थीटा हम इसको मान लिए तो थीटा इसको मान लिए तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी। और बचा जो शेष है वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। यदि थीटा हम इसको मान लिए तो इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी। और बची जो शेष भुजा है वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। अब इसको देख लेते हैं, इसमें कर्ण हो गया। तो यदि थीटा हम इसको मान लेते हैं तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी। थीटा इसको मान लेते हैं तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी। और बचा जो क्या कहलाएगा, वो आधार कहलाएगा। अब देखिए इसमें कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी।
यदि हम थीटा इसको मान लिए तो इसके सामने की जो भुजा होगी वह लंब कहलाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। और जो बचा है वो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब देखिए थीटा हम इसको माने, यदि इसी को चेंज करके हम थीटा इसको मान लेते हैं तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये क्या कहलाएगी, ये चेंज हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी और यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये चारों चित्र आपको लंब, आधार और कर्ण समझने में हेल्पफुल हुए होंगे। ये उन बच्चों के लिए बेसिक है जिनको ये आसानी से समझ में नहीं आता है, लंब, आधार और कर्ण में भी कंफ्यूज होते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय यदि आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस किस प्रकार से हम टिक के आधार पर याद कर सकते हैं और किस किस आधार पर बेसिक के रूप में हम याद कर सकते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम 6 पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़ते हैं वो 6 पढ़ते हैं और 6 जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं उन्हीं सर्वसमीकाओं के आधार पर हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के आधार पर ही पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को। देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका जो अनुपात होता है वह लंब बटे क्या होता है, कोण होता है, लंब बटा कोण होता है। इसका मतलब क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। और इसका मतलब लंब बटा आधार होता है। इसका मतलब होता है आधार बटा लंब होता है। इसका मतलब होता है कोण बटा आधार होता है। और इसका लंब बटा कोण बटा लंब, कोण बटा क्या होता है, लंब होता है। इसमें देखिए कुछ चीज़ें मिलती हुई प्रतीत होंगी। देखिए क्या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये जो लंब बटा कोण है इसी का सेम उल्टा यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लंब बटा कोण है तो यहाँ पे क्या हो गया, कोण बटा लंब। यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का विपरीत क्या होता है, कोसेक होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका उल्टा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आधार बटा कोण, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, कोण बटा आधार। यानी कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा यहाँ पे क्या होता है, कॉट होता है। यानी कि ये जो 6 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हैं, जो 6 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हैं, इन 6 में आप एक चीज कॉमन कर सकते हैं कि पहला जो होता है अंतिम के विपरीत होता है, दूसरा चौथे के विपरीत होता है, और दूसरा पांचवे के विपरीत होता है, और तीसरा चौथे के विपरीत होता है। विपरीत होने का मतलब कि ये साइन है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक थीटा। यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, तो 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। टेन का क्या लिख सकते हैं, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं। कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। कॉट का उल्टा टेन होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 टेन थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कॉस थीटा होता है। और कोसेक थीटा का मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा भी साइन होगा, तो 1 साइन थीटा। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस और कोसेक का उल्टा साइन होता है। इन त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनको याद करने के लिए एक फॉर्मूला भी बताया जाता है, और फॉर्मूला बताया जाता है लाल बटा कक्का के रूप में, LAL, लाल बटा कक्का के रूप में बताया जाता है। आप आसानी से इस लाल बटा कक्का को देख करके और ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए ये जो होता है साइन होता है, साइन थीटा। ये जो होता है कॉस थीटा होता है। ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन का उल्टा कॉट, कास का उल्टा सेक थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो देखिए
साइन थीटा यदि कहेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो लंब बटा कोण। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कोण। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। सेक थीटा इक्वल टू कोण बटा आधार। कोसेक थीटा इक्वल टू कोण बटा लंब। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, और याद करके और जो आने वाली प्रश्नावली है उसमें आप इनका बेहतर यूज क्या कर सकते हैं। और एक जान लेते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि पाइथागोरस प्रमेय चूंकि 6, 7, 8 की कक्षाओं में आप पढ़ते आ रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय ज़्यादा कुछ नहीं है, आप जानते रहिए कि कोण पर जो बना वर्ग होता है, यानी कि कोण पर बना जो वर्ग होता है, यानी कि कोण का स्क्वायर, कोण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाएं कौन कौन होती हैं, लंब होता है प्लस आधार होता है। लंब और क्या होता है आधार होता है, यानी कि कोण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं, यानी कि लंब और आधार, कोण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, वर्गों के योगफल, योगफल मतलब जोड़, वर्ग करके और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, कोण निकल जाएगा। यानी कि कोण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, और इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वह याद करते हैं ऐसे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, तो ऐसे आप याद मत करिए, क्योंकि ऐसे याद करेंगे तो सवाल करने में हमेशा कन्फ्यूजन हमेशा ही कन्फ्यूजन रहेगा। क्योंकि ABC के रूप में यदि मान दिया है तब तो ठीक है, लेकिन PQR के रूप में चाहे XYZ के रूप में यदि मान दिया है तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इस मान को यदि आप नहीं याद करते हैं तो ही बेहतर है आप याद करिए इसको, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय को याद करके और आप सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि इस प्रश्नावली में सवाल कैसे दिए गए हैं, सवाल दिए गए हैं लंब दिया है, आधार दिया है तो कोण पूछ रहा है, कोण दिया गया है, लंब दिया गया है तो आधार पूछ रहा है। इसी प्रकार के सवाल दिए गए हैं और त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं सर्वसमीकाएं हैं उनका मान यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और इसको यदि समझ लिए, नोट कर लिए हैं तो देख लीजिए एक दो पॉइंट और है वो क्या है। देखिए हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में कि त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह दो भुजाओं के मध्य होता है, दो भुजाओं के मध्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं के मध्य होने का मतलब क्या है, देखिए जैसे एक त्रिभुज हम बना लिए और इस त्रिभुज में मान लेते हैं कि ये कोण जो हो गया ये थीटा। अब देखिए ये जो कोण थीटा हुआ इस पर पहली भुजा यहाँ से हो गई, पहली भुजा यहाँ से हो गई, थीटा ये कोण है, थीटा ये कोण है, तो क्या इसकी लंबाई बढ़ा देंगे तो ये कोण जो होगा वो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पे लंब डाले हैं 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा, इसको बढ़ाएंगे तो यह भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, इसको और बढ़ाएंगे तो यह भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। अर्थात 90 डिग्री होने का मतलब क्या कि ये चारों कोण सभी एक समान है, चारों कोण एक समान है। या भुजा भी इस त्रिभुज के लिए हो, चाहे 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 इस त्रिभुज के लिए हो, सभी त्रिभुजों के लिए ये भुजाएं भी क्या है, ये भी कोण क्या है, समान है। तो देखिए यदि भुजा को बढ़ाया जाए, भुजा को क्या किया जाए, एक भुजा को बढ़ाया जाए, समान अनुपात में बढ़ाया जाए, तो इनकी भुजाओं के मध्य जो अनुपात रहता है वह अनुपात रहता है, अनुपात समान रहता है। अनुपात क्या रहता है, समान अनुपात रहता है। समान क्यों अनुपात रहता है, क्योंकि ये कोण वही है, यहाँ पे भी कोण वही है और यहाँ पे भी कोण जो इसमें हुआ करता था छोटे वाले में, सेम टू सेम वही कोण इसमें भी है, सेम टू सेम कोण वही इसमें भी है। तो यानी कि कोण सभी में बराबर है तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर रूप में बढ़ेगा। इसीलिए यदि त्रिभुज की, संपूर्ण त्रिभुज की एक भुजा को बराबर अनुपात में बढ़ाएंगे तो भुजाओं का जो सभी अनुपात होगा वह भी क्या होगा, बराबर अनुपात में ही रहेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और आप प्रश्न की चिंता मत करिए, प्रश्न हमें लगता है कि 4 से 5 वीडियो को बना करके और कवर किया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो, ताकि जो अरिहंत पब्लिकेशन और चाहे राजीव पब्लिकेशन की बुक हम लोग हल करने वाले हैं
उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है आप लोग कवर कर सकें और आने वाली परीक्षाओं में आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे टेलीग्राम हो, अनेक ग्रुपों में आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और देख करके आप नोट्स भी बनाएं ताकि रिवीजन आप अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।